हाफिज साहब, सबसे पहले तो आर्टिकल 255 समझाइएगा जिसके तहत ये कहा जा रहा है कि जी कोई भी ओथ ले सकता है, गवर्नर का होना ज़रूरी नहीं है। क्या यही कानून कहता है? क्योंकि आज पेशावर हाई कोर्ट में जो समाअत है उसमें जो पिटिशन दायर की गई है पीटीआई की जानिब से, वो इसी के तहत दायर की गई है, इस आर्टिकल के तहत। दूसरी चीज़ ये समझाइएगा, अब जो हम देख रहे हैं कि ऑपोजिशन चैलेंज कर रही है सीएम की नॉमिनेशन पे कि प्रोसीजर ठीक नहीं था, इस्तीफे के हवाले से भी बड़े हम देख रहे हैं तनाज़ा पाया जा रहा है। सो किस हद तक एज हासिल है ऑपोजिशन को इस मामले पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने दो एरियाज में बात की है। एक है आर्टिकल 255 के जिसके अंदर अभी पीटीआई जो है वो चीफ जस्टिस के पास गई है, बट आर्टिकल 255 उस सूरत के अंदर अप्लाई करता है कि जब एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस जो है वो मुकम्मल हो जाए और उसके बाद अगला जब ओथ रिक्वायर्ड हो और उसके अंदर जिस शख्स ने ओथ लेना है वो उस फंक्शंस को परफॉर्म न करे, तो फिर आर्टिकल 255 के अंदर चीफ जस्टिस जो है, जो अभी 26 अमेंडमेंट आई है, उसके अंदर उसे है कि वो खुद या किसी एक को जो है वो ये कह सकता है कि आप इनका ओथ लें। और आपको याद होगा कि रिसेंटली जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की एक जजमेंट आई रिजर्व सीट्स के ऊपर और उसके बाद जो असेंबली सेशन होना था और उसके अंदर मेंबराने जो सूबाई असम्बली उनका ओथ होना था, जिसको इजलास भी नहीं बुलाया जा रहा था, डिले भी नहीं किया जा रहा था, और फिर मामला जो है वो चीफ जस्टिस की तरफ गया और चीफ जस्टिस ने वहाँ पे गवर्नर को नॉमिनेट किया कि आप उस चीज़ को करें, चूँकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने गवर्नर को भी कहा था और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने स्पीकर को भी कहा था। तो उस वक्त पीटीआई का स्टैंस ये था कि आर्टिकल 255 इतलाक ही नहीं करता, चूँकि स्पीकर ही वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है कि जिसकी बुनियाद के ऊपर लोगों के ओथ जो है वो लिए जाते हैं और असेंबली के अलावा किसी जगह आप ओथ नहीं ले सकते। तो मैं ये समझता हूँ कि एक पॉलिटिकल और लीगल डाइकॉटमी जो है या कॉन्स्टिट्यूशनल डाइकॉटमी हमारी पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर है कि जब उन्हें अपनी मर्जी के मुताबिक कोई चीज़ समझ आती है या जिसे वो सूट करती है उसके मुताबिक वो इंटरप्रिटेशन करते हैं, और जब वो नहीं आती तो उसके बाद फिर उस पर एजिटेशन बात करते हैं। उन्होंने चीफ जस्टिस के खिलाफ भी जो है वो कहा कि जी चीफ जस्टिस को कहा गया कि उसे वेट करना चाहिए था। अब ये है कि आर्टिकल 255 का इतलाक जिस तरह मैंने कहा है कि रिजाइन जो है चीफ मिनिस्टर ने बिल्कुल दे दिया है आर्टिकल 130(8) के नीचे, लेकिन आइन ये कहता है कि जितनी देर तक वो रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं होता उतनी देर तक कैबिनेट जो है वो डिसॉल्व नहीं है। कि किसी इंडिविजुअल चीफ मिनिस्टर का एक्शन नहीं है, ये एक चीफ मिनिस्टर्स और कैबिनेट है जो आर्टिकल 130(5) के नीचे जिन्होंने गवर्नर से ओथ लिया हुआ है, मिनिस्टर्स ने ओथ लिया हुआ है। तो जब भी कोई चीफ मिनिस्टर रिजाइन करता है और उसका रिजाइन एक्सेप्ट होता है तो सबसे पहला काम उसकी कैबिनेट जो है वो डिसॉल्व होती है। तो जब तक फॉर्मली जो है चीफ गवर्नर जो है वो चीफ मिनिस्टर के जो ओथ है जिसको एक्सेप्ट करके नोटिफाई ना करे उतनी देर तक कैबिनेट एग्जिस्ट करेगी। अब उसके बाद ये है कि जो स्पीकर ने इजलास बुलाया है वो आइन ये कहता है कि स्पीकर बजाते खुद इजलास नहीं बुला सकता। इजलास जो है या मेंबर रिक्विजिट करेंगे और उसके बाद समरी जो है वो जाएगी चीफ मिनिस्टर और वो भिजवाएगा गवर्नर, और गवर्नर के पास ये कॉम्पिटेंसी है आर्टिकल 109 के नीचे कोई इजलास बुलाए। अब ये है कि गवर्नर उस सूरत के अंदर इजलास बुलाएगा जब आर्टिकल 130(8) की कार्रवाई मुकम्मल हो। अब ना 130(8) की कार्रवाई मुकम्मल हुई है, ना गवर्नर ने आर्टिकल 109 के नीचे बुलाया है और स्पीकर ने जो इजलास बुलाया। तो मैं ये समझता हूँ कि ये सारी प्रोसीडिंग जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनल डेविएशन है, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक नहीं है। और यही वो प्रॉब्लम आई हुई है कि आपने देखा है, देखिए इलेक्शन तो आपने करवाया, लेकिन ये है कि अब ओथ किसने लेना है। आइन के अंदर जो 3rd शेड्यूल है उसके अंदर आर्टिकल 130(5) के नीचे जो है ये गवर्नर ही ओथ लेगा, उसके अलावा कोई शख्स ओथ नहीं लेता। तो अभी आर्टिकल 255 के अंदर गवर्नर ने तो रिफ्यूज ही नहीं किया कि उसने ये नहीं कहा कि मैं इसका ओथ नहीं दूंगा। वो ये कह रहा है कि मैं पहले 103(8) की जो कार्रवाई है 130(8) की मैं वो पूरी कर लूं, उसके बाद मैं ओथ ले लूंगा। और जिस तरह ऑपोजिशन ने एक दरखास्त दी है, चाहिए तो ये था कि आज ऑपोजिशन के लॉयर मौजूद होते और आज इसके ऊपर नोटिस होकर फैसला होता है कि क्या ये इजलास जो है वो आइन और कानून के मुताबिक है कि नहीं। को डिटरमिन तो हाई कोर्ट ने करना है जुडिशियल रिव्यू के अंदर। आर्टिकल 199 के अंदर उनके लॉयर गए नहीं और वो केस एडजर्न हो गया। और वहां पे मैं समझता हूँ कि गवर्नर को 130(8) की प्रोसीडिंग जो थी वो अब तक उसको इस्तेमाल कर लेना चाहिए था ताकि ये भी ना आती और ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेविएशन की तरफ चले गए ये भी 1-2 दिन वेट कर लेते कि जब दो आपके
रिजाइन आए हैं, एक आपने टाइप किया, एक रिजाइन किया है, तो अगर परसों आपकी तरफ गए थे, अगर 2 दिन नहीं है तो उसके बाद फिर आपके पास ऑप्शन है, जो कि जिस तरह पॉलिटिकल कन्फ्रंटेशन है, आप हाई कोर्ट में चले जाते और हाई कोर्ट से एक ऑर्डर ले आते। बट अनफॉर्चुनेटली अप्रैल 2022 से हमारे मुल्क के अंदर जो कि पॉलिटिकल रिकंसिलिएशन नहीं है, उस वजह से कॉन्स्टिट्यूशनल डिसरप्शन है और कॉन्स्टिट्यूशनल डेविएशन है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।